तो स्टूडेंट्स हम लोग आज नया शुरुआत करने वाला है और हम लोग फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले बोलना चाहिए कि बीए सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, खासकर सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है बोलना चाहिए, जिसमें आपको देखने को मिलता है जो सेकंड यूनिट है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है फैमिली मिलता है, मैरिज मिलता है, किनशिप जिसको हम नातेदारी बोलते हैं वह देखने को मिलता है, और जो चौथा जो चैप्टर है जिसमें आपको देखने को मिलता है जजमानी के बारे में, और जजमानी और कृषक लोगों के बीच जो संबंध है वह आपको देखने को आपको मिलता है। तो सेकंड यूनिट जो है बीए सोशियोलॉजी का, वह इन चारों चैप्टर से मिलकर आपका बना है। आज जिस वीडियो पर आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले बोलना चाहिए आपको जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर कौन सा आपका आपका मैरिज मैरिज वाला जो चैप्टर है उसको हम इस चैप्टर बोलना चाहिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम जो वीडियो बनाने जाते हैं बोलना चाहिए यह जो सीरीज जो बनने वाला है वीडियोस का, उसमें आपको जो चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। परिचय क्या है, मैरिज किसको बोलते हैं। सेकंड जो चीज आपको देखने को मिलेगी कि मैरिज के अलग अलग डेफिनेशंस क्या है। आपको समाजशास्त्र में अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए मैरिज के डेफिनेशंस आपको देखने को आपको मिलेंगे। तीसरा जो चीज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बोलना चाहिए या इस सीरीज में, वो चीज आप क्या देखोगे कि मैरिज जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और खासकर जो मुख्य विशेषताएं क्या क्या है वो आपको देखने को मिलेंगी। चौथी चीज जो आपको देखने को मिलेगी कि मैरिज अगर हो रहा है तो उसका समाज के लिए क्या प्रकार्य है, क्या फंक्शंस क्या है। ठीक है, हम समाजशास्त्र में देखते हैं कि कोई भी चीज अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, समाज में अगर है, तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ ना कुछ उसका कार्य है, तभी वह समाज में एग्जिस्ट कर रही है। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें क्या देखेंगे होना चाहिए कि मैरिज के प्रकार क्या क्या होते हैं, मतलब विवाह के अलग अलग टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें हम दो आधार पर देखेंगे। जो सबसे पहला आधार है वह यह होगा कि मैरिज में शामिल होने वाले जो पार्टनर्स हैं, कितने लोग शादी में भाग ले रहे हैं उसके आधार पर। और दूसरा जो विवाह का प्रकार देखेंगे वह आप देखोगे बोलना चाहिए कि जीवन साथी को चुनने की जो विधि है, ठीक है, किस प्रकार से अपने जीवन साथी को चुनाव कर रहे हैं, उसके आधार पर आपको विवाह के प्रकार देखने को मिलेंगे। इसके बाद के जो स्लाइड्स होंगे बोलना चाहिए, ये जो वीडियोस होंगे ना, उसमें हमको देखने को मिलेगा हिंदू मैरिज, मतलब हिंदुओं के मध्य विवाह कैसे होता है, कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। फिर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि मुस्लिम्स के बीच में, मतलब मुसलमान जो समुदाय है, ठीक है, उस समुदाय में विवाह कैसे होता है, उस समाज होना चाहिए समुदाय में तलाक की क्या विधि है, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्रिश्चियंस लोगों के बीच में, मतलब ईसाई जो लोग हैं, ईसाई धर्म के जो लोग हैं, उनके बीच में विवाह किस प्रकार से होता है, यह भी चीज आपको देखने को आपको मिलेगी। तो हमारा जो बना चाहिए यह जो वीडियो सीरीज है, खासकर जो मैरिज वाले जो चैप्टर पर बना है, उसमें हमको ये, तो हम जो शुरुआत जो करने वाले बोलना चाहिए मैरिज के बारे में, तो मैरिज के बारे में देखते हैं। तो कहते हैं बोलना चाहिए कि जिस प्रकार से बोलना चाहिए दुनिया में बोलना चाहिए बहुत सारे को सामाजिक संस्थान देखने को मिलेंगे, है ना। दुनिया में अगर आपको समाज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, दुनिया में अगर आपको मानव प्रजाति आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इस मानव प्रजाति के या बोलना चाहिए मानवीय समाज के जो प्रमुख स्तंभ जो है, ठीक है, जो प्रमुख संस्थाएं जो बोलना चाहिए एक स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है, उसमें आपको जो देखने को मिलता है ना वह है एक परिवार, दूसरा विवाह और तीसरा नातेदारी। इन तीनों के बोलना चाहिए, इन तीनों के अनुपस्थिति में समाज की कल्पना करना भी असंभव सा प्रतीत होता है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, विवाह के बारे में, मैरिज के बारे में, ठीक है। और मैरिज के बारे में क्या कहा जाता है कि यह एक कैसे बोलना चाहिए एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्थान है। कैसा संस्थान है, सार्वभौमिक सामाजिक संस्थान, मतलब कि ऐसा संस्थान जो विश्व के सभी स्थानों पर सभी समाजों में पाया जाता है। ऐसा कोई समाज नहीं, ऐसा कोई बोलना चाहिए सभ्यता नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आपको विवाह नाम की संस्था आपको देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो यह चीज हमको देखने को आपको मिलता है। दूसरी बात कि मैरिज बोलना चाहिए ना समाज की उत्पत्ति बोलना चाहिए, समाज के निर्माण बोलना चाहिए। यह सबसे एक प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थानों में से एक आपको देखने को आपको मिलता है। जब से मानव सभ्यता बनी है तब से आपको विवाह नाम की जो संस्था है वह आपको देखने को आपको मिलती है। और इसकी उपस्थिति होना अनिवार्य भी है, यह बोलना चाहिए जरूरी भी है। जरूरी किससे, क्योंकि विवाह है तभी संतान उत्पत्ति हो रही है, विवाह है तभी परिवार का निर्माण हो रहा है, विवाह हो रहा है तभी बोलना चाहिए कि एक बोलना चाहिए पुरुष और एक स्त्री साथ में आकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो चीज हमको देखने को मिलती है वह यह है कि अनेक सारी जो धार्मिक विधियां होती है, धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक कर्म कांड होते हैं, उनमें भी बोलना चाहिए एक वैवाहिक दंपत्ति की उपस्थिति क्या होती है, अनिवार्य होती है। बिना वैवाहिक दंपत्ति के बोलना चाहिए, या बोलना चाहिए अगर एक पुरुष या एक स्त्री विवाहित नहीं है या अविवाहित है तो बोलना चाहिए कि उन दोनों के विवाह के बिना बोलना चाहिए, या बोलना चाहिए अविवाहित दंपत्ति के द्वारा अविवाहित लोगों के माध्यम से यज्ञ का संपादन नहीं हो पाता है। तो यह चीजें हमको देखने को आपको मिलती है। तो मैरिज के बारे में यही चीज हम कह सकते हैं कि मैरिज क्या है, ये विवाह क्या है, बोलना चाहिए समाज के निर्माण में
एक सबसे महत्वपूर्ण आपको आधारभूत स्तंभ आपको देखने को, या आधारभूत सामाजिक संस्था आपको देखने को आपको मिलती है। ये चीज हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चीज हम देखते हैं वो यह क्या की है, मैरिज की अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग परिभाषा दी है ना, उसमें हम जो चीज आपको देखने को मिलता है, हम जो 3-4 डेफिनेशन के बारे में जो हम बात करेंगे, उसमें क्या डेफिनेशन आपको देखने को मिल रहा है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका करके एक वेबसाइट है। ठीक है, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है, किसके बीच में, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में फिजिकल, लीगल एंड मॉरल यूनियन, ठीक है, मतलब शारीरिक, वैधानिक और नैतिक जो बोलना चाहिए जुड़ाव है दोनों के बीच में। ठीक है, तो जिसके माध्यम से परिवार की स्थापना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विवाह कहते हैं या मैरिज कहते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलती है कि फिजिकल, लीगल एंड मॉरल यूनियन बिटवीन मैन एंड वुमेन इन कंप्लीट कम्युनिटी लाइफ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, कि परिवार की स्थापना के लिए स्त्री और पुरुष के बीच में फिजिकल, लीगल और मॉरल यूनियन होना, शारीरिक, वैधानिक वैधानिक और एक नैतिक जुड़ाव होना, यूनियन होना। ठीक है, इसको मैरिज बोलते हैं। दूसरी परिभाषा दी है आपकी, किसने दी है, मेलिनोवस्की, समाजशास्त्री के बहुत बड़े प्रसिद्ध नाम है, बोलना चाहिए बहुत बड़े नाम है। तो वो क्या बोलते हैं मेलिनोवस्की की, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मेलिनोवस्की बोलते हैं कि बच्चों की बोलना चाहिए उत्पत्ति के लिए, ठीक है, बच्चों की उत्पत्ति के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में। ठीक है, यह परिभाषा कौन दे रहे हैं, मेलिनोवस्की बोल रहे हैं। तीसरी जो आपको बहुत बड़े समाजशास्त्री एक नाम देखने को मिलते हैं, समाजशास्त्री देखने को मिलता है, वह कौन है आपके, एडवर्ड वेस्टरमार्क। ठीक है, एडवर्ड वेस्टरमार्क की परिभाषा देखते हैं कि अ रिलेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम्स और लॉ इन्वॉल्विंग सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, ऐसे कौन परिभाषा दी, वेस्टरमार्क। वो बोलते हैं कि समाज की जो प्रथा होती है, समाज के नियम, ठीक है, समाज की प्रथा और समाज के नियम द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए संबंध, ठीक है, जिसमें जो दोनों जो होते हैं, ठीक है, जो लिंग के लोग होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, इनके कहते हैं कुछ जिम्मेदारियां होती है और कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो वेस्टरमार्क बोल रहे हैं कि समाज की प्रथा और समाज के नियम को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड ऐसा संबंध जिसमें पुरुष और स्त्री का एक दूसरे प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है और एक दूसरे प्रति कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा देखने को मिलती है। आपको जो नेक्स्ट परिभाषा देखने को मिल रही है वो कौन दे रहे हैं, लुंडबर्ग करके। तो लुंडबर्ग बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। लुंडबर्ग बोल रहे हैं कि वे नियम और कानून जो बनना चाहिए एक जो पति और पत्नी उनके अधिकारों को, उनके जिम्मेदारियों को बताते हैं, निर्धारित करते हैं, वह क्या है आपका मैरिज जो है, ऐसा आपको परिभाषा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 परिभाषा हमने देखी। इसके बाद हम जो देख सकते हैं वह यह देखेंगे बनना चाहिए कि मैरिज जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं उसके कुछ, उसकी कुछ आपको विशेषताएं आपको देखने को मिलती है, और उसकी जो विशेषता जो है वो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको 4-5 प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। वह क्या देखने को मिल रही है कि मैरिज क्या है, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। कैसा इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन कहने से मतलब क्या, कि वे मैरिज एक ऐसा संस्था है, ठीक है, कैसा संस्था है जो समाज, कैसा समाज, सभी प्रकार के समाज में आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, चाहे जनजातीय समाज में चले जाओ, चाहे आधुनिक शहरी समाज में चले जाओ, चाहे ग्रामीण समाज में चले जाओ, चाहे नगरीय समाज में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ, आपको हर जगह विवाह नाम की संस्था देखने को आपको मिलेगी। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जहाँ पर विवाह नाम की संस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। और न सिर्फ वर्तमान समय में, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले भी आप अगर पिछले समाज में जाते, प्राचीन समाज में, मध्यकालीन समाज में आप जाते, तो वहां पर भी आपको विवाह नाम की संस्था आपको देखने को आपको मिलती है। दूसरी जो इसकी विशेषता बोल सकते हैं वह यह कह सकते हैं कि यह एक परमानेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, एक परमानेंट मतलब स्थायी संबंध होता है। स्थायी संबंध कैसे बोल सकते हैं कि इस संबंध के माध्यम से जो व्यक्ति सामने साथ में आते हैं, ठीक है, विपरीत लिंग पुरुष और स्त्री जो साथ में आते हैं, वह एक दूसरे के प्रति अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं। दोनों जब साथ में आते हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हैं, कुछ धार्मिक जिम्मेदारी को निभाते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक जिम्मेदारी को निभाते हैं, ठीक है, और कुछ जो जैविक जो जिम्मेदारी है उनको भी क्या करते हैं, वो निभाते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी जैसे कि बोलना चाहिए, जब पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, तो पुरुष और स्त्री के साथ में आने से उनके द्वारा जो बच्चा का उत्पादन होता है, जो बच्चे की उनसे उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, उसको समाज की क्या मिलती है, स्वीकृति मिलती है। बिना विवाह के अगर किसी बच्चे के जन्म हो जाता है तो ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं, नाजायज बच्चा माना जाता है, ठीक है, उसको समाज की क्या नहीं मिलती, स्वीकृति नहीं मिलती है। हम जो बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं कि स्त्री और पुरुष जब साथ में आते हैं तो एक दूसरे के साथ बोलना चाहिए, मनोवैज्ञानिक भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जब विवाह के बंधन में बनते हैं तो विवाह के बंधन में बनने के साथ ही बोलना चाहिए उनका जो बंधन है, करीबन काफी लंबा समय के लिए बंधन होता है, तो इसमें एक दूसरे के
परेशानियों को दूर करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तीसरी जो हम इसकी विशेषता बोल सकते हैं, वही आप बोल सकते हैं कि आपको जो रूपी जो संबंध है, इसमें आपको जो पति और जो पत्नी होते हैं, या स्त्री और जो पुरुष होते हैं, वह कुछ अधिकारों और जिम्मेदारियों के माध्यम से बंधे हुए देखने को मिलते हैं। आपको कैसे मिलेंगे? अधिकारों और जिम्मेदारी के माध्यम से बंधे हुए मिलते हैं। कि अगर मैं किसी का पति हूँ, या अगर वह व्यक्ति किसी का पति है, तो उसका उस पत्नी के प्रति बोलना चाहिए कुछ अधिकार बनता है, और उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी भी आपको बनते हुए आपको देखने को आपको मिलती है। तो इस संबंध में जो दो लोग साथ में आते हैं ना, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में आते हैं, तो उनके क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ अधिकार होते हैं, और एक दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी आपको देखने को आपको मिलती है। हर जो दोनों जो लोग साथ में आते हैं, उनके एक दूसरे के प्रति आपको म्यूचुअल जो है, आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपको देखने को आपको मिलते हैं। ये चीजें। चौथी जो आप इसकी विशेषता बोल सकते हो, वह बोल सकते हो कि विवाह को समाज का अप्रूवल, ठीक है, समाज की स्वीकृति क्या है, अनिवार्य है। बिना समाज की स्वीकृति के किसी भी विवाह को बोलना चाहिए स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। अगर उसको समाज स्वीकार नहीं करता है, अगर उसको समाज अनुमति नहीं देता है, तो उस चीज को विवाह नहीं माना जाएगा, वह अवैध माना जाएगा। ठीक है। तो विवाह के लिए बोलना चाहिए चौथी जो विशेषता है विवाह की, वह बोल सकते हो कि विवाह में सामाजिक स्वीकृति अनिवार्य है। बिना सामाजिक स्वीकृति के किसी भी विवाह को सफल जो है नहीं माना जाएगा, या उसको समाज की स्वीकृति नहीं मिलेगी, उसको नाजायज बोल सकते हैं, या सामाजिक स्वीकृति उसको नहीं मिलेगी। ये चीजें बोल सकते हैं। पांचवी हम इसकी एक और जो विशेषता हम ये कह सकते हैं, वह यह बोल सकते हैं कि विवाह होने के उपरांत ना, विवाह के पहले एक पुरुष और एक जो स्त्री होता है, उसको आप अलग पहचान सकते हो। और कई बार, ठीक है, हम हमेशा नहीं कहते, लेकिन कुछ समय आप ऐसी चीजें देखने को मिलेंगे कि आप बता सकते हो कि यह महिला बनना चाहिए, आप बाहरी देखने से, उसके बाहरी दिखावे से, ठीक है, आप बता सकते हो कि वह व्यक्ति विवाहित है या अविवाहित है। ठीक है। तो कुछ कुछ धर्म बोल सकते हैं, या बोलना चाहिए कुछ कुछ समाजों में ये चीज आपको देखने को मिलता है कि विवाह के उपरांत जो बनना चाहिए, स्त्री और जो पुरुष है, उनके बाहरी पहनावे में, वो उनमें आपको फर्क आपको देखने को आपको मिल सकता है। कुछ आपको बाहरी से चिन्ह देखने को मिलेंगे, जिसके उपरांत आप यह कह सकते हो कि वो व्यक्ति विवाहित है या अविवाहित है। जैसे आप खासकर हिंदू लोगों में देखोगे, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि हिंदुओं में विवाह के उपरांत जो है ना, एक जो लड़की होती है, एक स्त्री जो होती है, वह क्या करती है कि विवाह के पहले सलवार कुर्ती वगैरह पहनती है, और विवाह के उपरांत वह साड़ी पहनना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। विवाह के पहले बनना चाहिए वह अपने बनना चाहिए गले पर मंगलसूत्र नहीं पहनती, लेकिन विवाह के उपरांत वह गले में क्या, गले पे मंगलसूत्र पहनती है। विवाह के पहले अपने बनना चाहिए जो मांग जो है, उसमें सिंदूर नहीं भरती, लेकिन विवाह के बाद क्या करती है, उसमें सिंदूर भरा करती है। तो यह चीजें भी आपको देखने को मिलती है, बोलना चाहिए, जो आपको यह बता देगा कि कोई व्यक्ति विवाहित है या अविवाहित है। तो इसकी जो पांचवी विशेषता हम यह कह सकते हैं कि विवाह जैसे ही हो जाता है, ठीक है, विवाह होने के उपरांत जो है ना, आपको व्यक्तियों में जिनका विवाह हुआ है, उसमें आपको कुछ बाहरी आपको फर्क आपको देखने मिलेगा, जिससे आप यह बता पाएंगे कि उस व्यक्ति का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, विवाह की विशेषता बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हम जो चीज देखने वाले हैं, वो ये देखने वाले हैं कि विवाह के फंक्शन क्या है। क्या देखने वाले हैं हम लोग, विवाह के फंक्शन क्या है। तो विवाह के बहुत सारे आपको फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 4-5 जो मुख्य जो आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे ना, वह देखने को मिल सकते हैं। बोलना चाहिए कि विवाह जैसे हो जाता है, ठीक है, विवाह होने के बाद में पुरुष और स्त्री साथ में आते हैं, उनके बीच में यौन संबंध बनता है, और यौन संबंध बनने के फलस्वरूप बनना चाहिए, यौन संबंध होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। तो जैसे ही एक परिवार में बोलना चाहिए माता पिता और संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो वह वैवाहिक दंपति से क्या बन जाता है, एक परिवार में परिवार का निर्माण हो जाता है। ठीक है। बिना बच्चे के एक परिवार उसको नहीं माना जाता है। तो फंक्शन जो है मैरिज के या विवाह के, आपको जो सबसे पहला जो फंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो यह देखने को मिल रहा है कि विवाह के उपरांत बोलना चाहिए ना, एक परिवार का क्या होता है, जन्म होता है, परिवार की स्थापना होती है। परिवार की स्थापना कैसे होती है, पहले बच्चे का जन्म होगा, ठीक है, और बच्चे के पालन पोषण के लिए बोलना चाहिए, और बच्चे के पालन पोषण के साथ ही परिवार का क्या होता है, आपको जन्म होते हुए देखने को आपको मिलता है। ठीक है। दूसरी जो बोलना चाहिए, हम यह चीज जो बोल सकते हैं, दूसरी जो इसके फंक्शन जो बोल सकते हैं, वो यह बोल सकते हैं कि विवाह जो बनना चाहिए ना, आपको जो बनना चाहिए, विवाह में जो साथ आ रहे लोग हैं, स्त्री और पुरुष है, उन पर एक जिम्मेदारी डालता है, ऑब्लिगेशन डालता है एक दूसरे पर। ठीक है। समाज की प्रथा, समाज के नियम के अनुसार बोलना चाहिए, महिला और पुरुष जो साथ आ रहे हैं, स्त्री और पुरुष जो साथ आ रहे हैं, उन पर विवाह जो बनना चाहिए एक ऑब्लिगेशन डालता है, एक जिम्मेदारी डालता है कि हम दोनों जब साथ में आ रहे हैं, तो हमारी एक दूसरे के प्रति क्या होगी, कुछ जिम्मेदारी होगी। ठीक है। जैसे बोलना चाहिए कि पहले के समय में अगर आप देखने को मिलता है, ठीक है, आज से 1000 साल पहले, या बोले आज से 300-400 साल पहले भी अगर आपको देखोगे, तो यह चीज आपको देखने को मिलता है कि पुरुष जो है उसकी यह जिम्मेदारी होती थी कि घर के जो जितने बाहर के जो काम है, ठीक है, घर के जितने भी काम, मतलब कि घर के लिए ईंधन खोज कर लाना, लकड़ी खोज कर लाना, भोजन की व्यवस्था करना,
शिकार की व्यवस्था करना, ये सारे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? पुरुष को होती थी। वहीं स्त्री का काम क्या होता था कि घर के जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना, घर में भोजन पकाना, घर में पानी भरना। तो इस प्रकार के कार्य आपको देखने को आपको मिलता है। तो विवाह क्या करता है? दोनों पर ऑब्लिगेशन लगाता है। ठीक। तीसरी चीज हम इसकी फंक्शन जो बात कर सकते हैं वह बोल सकते हैं कि विवाह को पूरा होने बोलना चाहिए ना, कुछ रीति रिवाजों का होना अनिवार्य है। हर एक समाज में आपके जो विवाह होते हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ रीति रिवाज, कुछ ना कुछ आपको विधियां आपको देखने को मिलेगी। और हर एक धर्म में यह चीज आपको अलग अलग देखने को आपको मिल सकती है। जैसे बोलना चाहिए कि अगर आप हिंदुओं में देखोगे तो हिंदुओं में सप्तपदी आपको देखने को मिलता है, कन्यादान देखने को मिलता है, पाणी ग्रहण देखने को मिलता है, ठीक है, सिंदूर दान देखने को मिलता है। ऐसी अनेक प्रकार की आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको रीति रिवाज आपको देखने को आपको मिलता है। और चौथा जो चीज हम इसके, या चौथा जो फंक्शन हम जो बोल सकते हैं वह यह बोल सकते हैं कि विवाह जो है ना वह समाज में संबंधों को नियमित करने के लिए, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। विवाह की अनुपस्थिति में होना चाहिए क्या हो सकता था कि समाज में महिला और जो पुरुष है उनके बीच जो संबंध है वह अनियमित हो सकते थे। तो समाज ने बोलना चाहिए कि यह जो संबंध है लोगों के बीच में यह अनियमित ना हो, लोगों के बीच जो यौन संबंध है वह नियमित संबंध बने, समाज में एक नैतिकता बन रहे, समाज में भ्रष्टाचार उत्पन्न न हो। इसलिए समाज ने विवाह नाम की संस्था का क्या किया है? निर्माण किया है। और विवाह नाम की संस्था से लोग जो बनना चाहिए अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, और समाज में बनना चाहिए लोगों के जो संबंध है वह कैसे हैं? नियमित बने हुए आपको देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सारी जो चार चीजें जो है ना आपको देखने को आपको मिलती है। तो हम सबसे पहले क्या देखें? ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले यह देखा बोलना चाहिए कि आप देखिए कि विवाह जो है, विवाह का परिचय देखा, ठीक है, विवाह क्या होता है, विवाह कैसे होता है बोलना चाहिए। क्योंकि एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो आपको हर एक समाज में आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, दूसरी चीज हमने क्या, अलग अलग लोगों की परिभाषा देखी है। हमने देखा एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका है उसके अनुसार परिभाषा देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, क्या देखा? उसके बाद हमने परिभाषा देखा आपका उनके अनुसार, मेलिनोव्स्की के अनुसार। तीसरा हमने परिभाषा देखा वेस्टरमार्क के अनुसार, और चौथा जो हमने परिभाषा देखा लिंडबर्ग के अनुसार। इसके बाद हम क्या देखें कि विवाह जो है उसकी कुछ कुछ विशेषताएं होती है। विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन होता है, दूसरा स्थायी संबंध होता है, तीसरा यह एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है विपरीत लिंग के लोगों के बीच में। चौथा चीज हमने देखा कि समाज की स्वीकृति अनिवार्य है, और पांचवा जो चीज हमने कहा कि विवाह के उपरांत आप यह लोगों को देख कर बता सकते हो उनके बाहरी दिखावे के आधार पर कि वह विवाहित है या नहीं है। ये चीज हमने देखा। इसके बाद की जो चीज थी वो हमने जो देखी वह यह थी कि जो फंक्शन जो है मैरिज के क्या क्या फंक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें हमने देखा कि परिवार की स्थापना, ठीक है, एक दूसरे की जिम्मेदारी, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि कुछ धार्मिक जो विधि है, ठीक है, कुछ कुछ आपको धार्मिक रीति रिवाज उसमें पूरे करने आपको होते हैं। और चौथा कि लोगों के बीच जो यौन संबंध उसको क्या करता है? वो रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, नियमित करता है। तो ये जो चीजें है ना आपको देखने को आपको मिलती है। तो अभी के जो लेक्चर है बोलना चाहिए इसमें हम अभी इसको यही तक रखते हैं। आने वाली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे आपके कौन सी चीजों के बारे में। इसमें हम आने वाली जो क्लास है उसमें हम देखेंगे आप विवाह के प्रकार के बारे में, ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टनर्स इन्वॉल्व है उसके आधार पर, और नंबर ऑफ बोलना चाहिए जो मेड सेलेक्शन की जो विधि है उसके आधार पर विवाह के कितने प्रकार हो सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर आगे की जो वीडियो सीरीज है उसमें हम देखेंगे कि हिंदू विवाह क्या होता है, उसका महत्व क्या है, मुसलमान जो लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, उनके मध्य विवाह कैसे होता है, उनके मध्य निकाह कैसे होता है, उनके मध्य तलाक कैसे होता है वो देखेंगे। और लास्ट जो वीडियो सीरीज है उसमें देखेंगे कि क्रिश्चियंस के मध्य विवाह कैसे होते हैं। ये चीज आपको देखने को आपको मिलेंगे। तो अभी के लिए इस क्लास को यहीं पे रखते हैं। ठीक, थैंक यू।